सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः कक्षा 10 हिंदी की पूरक पुस्तक कृतिका के पाठ साना साना हाथ जोड़ के 5वें मॉड्यूल के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो लेखिका ने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। इस पाठ का नाम लेखिका ने नेपाली प्रार्थना गीत के आधार पर रखा है। लेखिका स्वयं एक यात्रा पर निकलती हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा पर, और इस पाठ की शुरुआत में ही उन्होंने गंगटोक शहर के रात्रि के दृश्य का वर्णन किया है। रात्रि के दृश्य का वर्णन करते कहती हैं कि यह अत्यंत सुंदर शहर ऐसा दिख रहा है जैसे आकाश के तारे जमीन पर चले आए हों, और इस शहर की परिश्रम को देख करके इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जा सकता है। प्रातःकाल होते ही लेखिका अपने नेपाली मित्र और चालक जितेन नार्गे तथा महिला मित्र मणि के साथ युमथांग की यात्रा पर निकलती हैं, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। बीच रास्ते में उन्हें सिक्किम के अनेक संस्कृति की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। कहीं पर उन्हें सफ़ेद और रंगीन झंडियाँ मिलती हैं, जिनके बारे में पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा लगाया जाता है, और किसी की मृत्यु पर वो 108 सफ़ेद पताकाएँ फहराते हैं और उत्सव के अवसर पर रंगीन पताकाएँ लगाते हैं। आगे बढ़ कर के कभी लोंग स्टाक नामक स्थान पर भी उनकी यात्रा होती है, जहाँ उनकी जानकारी प्रेयर व्हील से होती है। प्रेयर व्हील यानी धर्म चक्र, जिसे घुमाने पर पाप नष्ट होते हैं। गाइड नामक फिल्म की शूटिंग भी कभी लोंग स्टाक में हुई थी, यह जानकारी उन्हें वहाँ से मिलती है। इस प्रकार से वह आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और धीरे धीरे ऊंचाई पर बढ़ते हुए उन्हें पथरीले रास्ते दिखते हैं। नेपाली युवतियाँ और युवक दिखाई देते हैं। जलेबीदार घुमावदार रास्ते, विशालकाय घाटियाँ उन्हें दिखती हैं, और इन सभी के बीच में बढ़ती हुई लेखिका अत्यंत प्रसन्न है। सुहाना सफ़र है और ये मौसम हंसी जैसे गीत गाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। लेखिका प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसकी नज़र वहाँ पर पत्थर तोड़ती महिलाओं पर पड़ती है, और ये महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर डोको नामक एक टोकरी में बांध करके मेहनत कर रही थी, कुदाल से पत्थर तोड़ रही थी। लेखिका कहती है कि ये तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही हैं, यानी अपने बच्चों का पालन भी और साथ में परिश्रम से अपने परिवार के लिए जीविका की व्यवस्था भी कर रही हैं। लेखिका आगे बढ़ती हुई जिंदा रहने की जो यह जंग है, इतने सौंदर्य के बीच में महिलाओं पर विचार करती रहती है, और सोचती है कि ऐसे ही मैंने झारखंड की यात्रा में भी पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था कि पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर महिलाएं पत्तियां इकट्ठा कर रही थी। वास्तव में इस देश में गरीब लोगों की स्थिति एक जैसी है, वो किसी भी क्षेत्र के हों, उनके लिए संसार की सारी व्यवस्थाएं कम हैं, केवल दुख और यातना ही उनके जीवन में है। इस प्रकार से विचार करती लेखिका आगे बढ़ रही है कि उसे पहाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़ कर के कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनके बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि ये बच्चे दूर दूर स्कूल में जाते हैं और पैदल ही जाते हैं। इन बच्चों का जीवन अत्यंत कठोर है। ये पैदल 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं, और शाम को आकर अपने माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, जानवरों की देखरेख करते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, गट्ठर ढोते हैं, ऐसे परिश्रम करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी बढ़े हुए पेट वाला अर्थात बर्बीला नहीं मिलेगा। सिक्किम की जानकारी देते हुए नार्गे ने आगे बताया कि जो है सिक्किम में लायोंग जो है वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल सकती है। लेखिका आगे बढ़ कर के देखती है कि कुछ चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती महिलाएं दिखती हैं, जो बोकू पहने यानी सिक्किमी परिधान पहने पत्तियाँ तोड़ रही होती हैं। इस प्रकार लेखिका लायोंग पहुँच जाती है, लेकिन लायोंग जो कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, वहाँ बर्फ़ दिखती नहीं है। वहाँ के एक नवयुवक ने बताया कि अब यहाँ पर बर्फ़ बहुत कम जमती है, यह वास्तव में प्रदूषण का प्रभाव था। बच्चों, 500 फीट की ऊंचाई पर
आगे जाने पर कटायो है, वहाँ पर बर्फ़ देखने को मिल सकती है, उस नेपाली नवयुवक ने बताया। लेखिका बर्फ़ देखने के लिए कटायो की यात्रा पर निकलती है और कटायो की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके चालक जितेंद्र नार्गे रास्ते में बताता है कि कटायो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, इतना सुंदर है। उनकी सहेली मणि भी उनके साथ थी, लेखिका की जो सहेली थी, और वह कहती है कि नहीं, स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है कटायो। और रास्ते में उन्हें तीस्ता नदी का विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है, जिसको देखकर अत्यंत ही भाव विभोर हो जाती है लेखिका। उसे अंग्रेजी लेखक मिल्टन की कविता की अभिनेत्री ईव दिखाई के बारे में सोचती है कि ऐसे ही ईव की सुंदरता का वर्णन करके लेखक ने जो बताया है, उसे देखकर जैसे शैतान आश्चर्यचकित और मोहित हो गया था, वैसी ही दशा मेरी है। और नदियों की प्रशंसा करते हुए उनकी महिला मित्र कहती है कि नदियों का ऋण हमारे जीवन पर है, ये सभी क्षेत्रों में जल की पूर्ति करके लोगों को जीवन यापन करने का मौका देती है। आगे बढ़ करके वो चीन की सीमा पर पहुंच जाते हैं और चीन की सीमा पर पहुंच करके उन्हें 15 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो पहरा दे रहे होते हैं, अपने सीमा की रक्षा कर रहे होते हैं। और उनसे बातचीत लेखिका करती है। उन्होंने कहा कि आप चैन की नींद सो सके, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और लेखिका के मन में विचार आया, वह उदास सी हो गई कि जब हम अपने घरों में रहते हुए बैसाख के महीने में भी 5 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं तो ठंड लगने लगती है, लेकिन ये जवान जो पौष के महीने अर्थात जनवरी के महीने में भी जब यहाँ सब कुछ पेट्रोल तक जम जाता है तो मुस्तैदी के साथ पहरा दे रहे हैं, यहाँ पर अपने देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से लेखिका आगे बढ़ते ही हुए विचार करती है। आगे बढ़ कर के उसने देखा कि उस क्षेत्र में अनेक महिलाएं दिखी और उन महिलाओं से बातचीत करती है लेखिका। इसने एक सिक्किमी युवक से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका बहुत ही प्रसन्न हुई और उसे यह जानकर बड़ा अच्छा लगा कि ये सिक्किम के लोग भारत को अपना लिए हैं, भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपना मानते हैं, इस देश को अपना मानते हैं। बच्चों, आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि सिक्किम जो है भारत का राज्य प्रारंभ से ही नहीं था। 1947 में वैसे सिक्किम को भारत में विलय करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया और वह सिक्किम के संरक्षक के रूप में रहा। उससे संबंध भारत के बने रहे, लेकिन वह पूरी तरीके से भारत का राज्य नहीं था। 1973 में कुछ दंगे होने के कारण भारत सरकार से सिक्किम ने संरक्षण प्रदान करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया और सिक्किम में चेओगाल राजवंश अत्यंत अलोकप्रिय हो रहा था। अलोकप्रिय होने का अर्थ है कि चेओगाल राजवंश जो वहाँ का शासन करने वाला राजवंश था, उसको लेकर जनता में नाराज़गी थी और वह सिक्किम राजतंत्र द्वारा शासित एक राज्य था, लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक समस्याओं के कारण, वहाँ के लोगों के विरोध के कारण भारत ने सिक्किम को अपने में शामिल करने का जो निर्णय लिया और उन्होंने भारत को 1975 में अपने में शामिल कर लिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिक्किम की जनता ने भारत को पूरी तरीके से समर्थन दिया और 97.5 यानी 97.5% जनता ने एक जनमत संग्रह वोटिंग के द्वारा भारत में विलीन होने की सहमति प्रदान की। सिक्किम के लोगों ने प्रसन्नता के साथ भारत के में मिलने का प्रस्ताव पास किया। तो इस प्रकार सिक्किम भारत का संपूर्ण राज्य बना और भारत ने उसे 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, यह भी जानिए कि सिक्किम की पश्चिमी सीमा नेपाल से लगी हुई है, उत्तर तथा पूर्व में चीनी तिब्बत क्षेत्र लगा हुआ है तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से उसकी सीमा लगती है। तो इस प्रकार से
सिक्किम के लोग 1975 में 16 मई 1975 को भारत में शामिल हो गए और भारत में शामिल होकर के यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाया और भारत को अपना राज्य मानते हैं। इसलिए उस सिक्किमी युवती ने यह उत्तर दिया कि मैं इंडियन हूँ, अर्थात मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक सिक्किम की व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस देश को अपना देश मानती हूँ। लेखिका को प्रसन्नता बढ़ गई ऐसा प्रश्न के उत्तर सुन करके, और आगे वो जब बढ़ती है तो उसे कुछ पहाड़ी कुत्ते दिखाई देते हैं। उनकी महिला मित्र ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। आश्चर्य हुआ महिला मित्र के द्वारा ऐसा उत्तर सुन करके। लेखिका अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और सोचती है कि जिस तरीके से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, बच्चों आपने ज्वार भाटा का नाम भी सुना होगा कि किस प्रकार से कहा जाता है कि चांदनी रात में समुद्र के तल से पानी ऊपर उठता है और फिर वापस आता है लहरों के साथ। ऐसा ही क्या ये कुत्तों के साथ भी है, यानी ये भी चांदनी रात में ही भौंकते हैं, इन पे प्रभाव पड़ता है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय था। लेखिका ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों, लेखिका के आगे की यात्रा का वर्णन अन्य किसी वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं आपने अब तक जो कुछ सीखा उसके लिए आपके सामने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, आप इसका उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत में सिक्किम का विलय कब हुआ? पहला विकल्प का है सन 1972 में, दूसरा विकल्प खा है सन 1947 में, तीसरा विकल्प गा सन 1975 में और घा विकल्प है सन 1990 में। बच्चों, भारत में सिक्किम संपूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में पाया, इसलिए गा उत्तर सही है 1975 में। प्रश्न नंबर 2, साना साना हाथ जोड़ी पाठ हिंदी की किस विधा में लिखा गया है? पहला विकल्प का कहानी, दूसरा खा यात्रा वृत्तांत, तीसरा गा निबंध और चौथा घा संस्मरण। बच्चों, हिंदी में लेखन के शैली और तरीके से उनकी विधा का निर्धारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने यात्रा का वर्णन करे तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं, इसलिए यह पाठ यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा गया और खा विकल्प सही है, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को बर्फ किस स्थान पर देखने को मिला? इस पाठ में कई क्षेत्रों के नाम हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे जिससे प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी हो। वैसे पहला विकल्प का लायुंग है, दूसरा खा खेदुम, तीसरा गा भूटान और चौथा घा कटायो। बच्चों, लायुंग में तो प्रदूषण के कारण बर्फबारी देखने को नहीं मिली और खेदुम की चर्चा भी आपके सामने आई नहीं है। तो घा विकल्प यानी कटायो जो समुद्र तल से 14,000 की ऊंचाई के बाद 500 फीट की और ऊंचाई पर था, वहाँ देखने को मिलता है, इसलिए घा उत्तर कटायो सही है। आइए आपको कुछ प्रश्न देते हैं, जिन प्रश्नों के सहायता से आप अपने को परख करेंगे कि कितना आपने सीखा, और इन प्रश्नों का उत्तर आप विस्तृत रूप से अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में वर्णित ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो। बच्चों, इसमें अनेक घटनाएं हैं, चाहे महिलाओं के परिश्रम को देख करके लेखिका के मन में जो बातें आती हैं, चाहे गुमला और पलामू के जंगलों का वर्णन वो करती है, चाहे वो सैनिकों की सीमा पर रक्षा करते हुए देख करके उसके मन में जो गर्व की अनुभूति आती है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। इसमें से किसी भी घटना को लेकर के आप वर्णन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप प्रभावित क्यों हुए। प्रश्न नंबर 2, सैलानियों को प्रकृति अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। सैलानी यानी यात्री, जो यात्री आते हैं वो यात्रा के समय अनेक लोगों की सहायता लेते हैं, चाहे वो होटल के लोग हों, चाहे वो चालक यानी ड्राइवर हों, चाहे वो गाइड उनके रास्ते दिखाने वाले हों। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का सहयोग है। जैसे यहाँ पर जितेन नार्गे, उसे उस क्षेत्र की जानकारी थी, उस सभ्यता और संस्कृति के बारे में उसे पता था, इसलिए वो लेखिका को आराम से सभी स्थानों का वर्णन करता है। तो आप सभी लोगों के योगदान को लिख सकते हैं अपने विचार से। जब आप किसी यात्रा में जाते हैं तो कौन कौन से लोगों के द्वारा आपकी सहायता होती है। प्रश्न नंबर 3, युमथांग में चिप्स बेचती युवती से मिलकर लेखिका को क्यों अच्छा लगा? चिप्स बेचती युवती से ही लेखिका ने यह प्रश्न किया था कि तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। यानी वह युवती अपने देश भारत को
अत्यंत सम्मान देते हुए स्वयं को भारतीय मानती है, ना कि किसी विशेष राज्य की निवासी। इसलिए लेखिका को बड़ा ही अच्छा लगा कि वह सिक्किम के लोग जो 1975 में भारत में शामिल हुए उस देश को अपना देश मानते हैं, और ऐसे प्रश्न का उत्तर वो भारतीय कह करके दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मॉड्यूल के विषय वस्तु के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस पाठ के आगे किसी मॉड्यूल के साथ फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।